यही मैं उसी बात पे आ रहा था। तो लगता है कि अपने विरोधियों के दिल में भी एक कहीं ना कहीं इमोशनल जोत जगा के रखी थी, उसी को दादा कहते हैं। दादा जितने भी युवा विधायक थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। यदि कोई युवा चला जाता था, पहली बार विधायक बना और वो दादा के पास चला जाता, तो दादा उसको सबसे पहले अटेंड करते थे। आओ आओ आओ, कैसा चल रहा तुम्हारा, तुम ऐसा करो वैसा करो, अच्छा फंड चाहिए मैं देता हूँ। तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल था। उनको लगता था कि सीनियरिटी के चक्कर में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दादा का चेंबर चाहे विधानसभा में हो, चाहे मंत्रालय में हो, चाहे उनके घर में हो, या किसी रेस्ट हाउस में जो जाते हैं वहाँ पे दादा के यहाँ हमेशा हुजूम बड़ा रहता था। और हर आदमी आके अपने अधिकार से दादा से लड़ से चीज़ें लेता था, लड़ता था दादा से कि नहीं नहीं असं करायलाच पाहिजे, असं व्हायलाच पाहिजे। दादा उनको समझाते थे, फिर डांटते थे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई चीज़ें थी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि दादा ने पूरे जीवन में जितनी अग्नि परीक्षाएं दी, शायद ही महाराष्ट्र का कोई नेता होगा इतनी अग्नि परीक्षाओं से निकला होगा। हर बार दादा पे करप्शन के चार्जेस लगे, करप्शन के चार्जेस लगते रहे, सभी ने लगाए, लेकिन कोई करप्शन के चार्ज प्रूव नहीं हो पाए उन पे। कई जगह उनको क्लीन चिट ली, लेकिन करप्शन के चार्जेस के चलते उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से, मतलब जब उन पे चार्जेस लगे, महाराष्ट्र में एक आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसमें कहा गया कि 17,000 करोड़ खर्चा हो गया, लेकिन इरिगेशन नहीं बढ़ा। दादा ने इसी बात पे इस्तीफा दिया। वो एक पर्सनैलिटी का एक नया आयाम था। आरोप लगे, इस्तीफा दे देता हूं। सर, और इसी से जुड़ी एक बात, मतलब जब भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा पवार एक खेमे में नहीं थे, महायुति नहीं बनी थी, तो एक जमाने में चुनाव हुआ और जिन घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए और भ्रष्टाचार के चेहरे के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया गया। और आज सुबह महाराष्ट्र के सारे अखबारों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही एक फुल पेज एड सारे अखबारों में छपा हुआ है और उसमें अजीत दादा पवार अक्सर बड़ी सी फोटो नजर आ रही है। तो मतलब ये एक कितना बड़ा विरोधाभास भी हमें, वही विरोधाभास नहीं है, राजनीति है। जब आप राजनीति में अलग होते हैं तो आप उसका खिलाफ करते हैं। वहीं अजीत दादा लगातार बीजेपी के भी खिलाफ स्टैंड लेके बैठे थे। हाँ। लेकिन ऑफ लेट जो पिंपरी चिंचवड़ में जो कारपोरेशन के चुनाव में जो एक दूसरे पे कीचड़ उछाला गया, वो बहुत जरूरत से उससे दादा बहुत आहत हो गए थे। अच्छा। दादा ने कुछ पत्रकारों के साथ ये भी कहा कि क्या आज राजनीति करने की स्थिति में समय, मतलब स्थितियां ऐसी बनी है कि राजनीति नहीं करना चाहिए? क्या आप इतना ऊंचा लेवल पे जाके बात करते हो? क्या परिवार पे आप बात करते हो? कई चीजें थी। दादा अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। पार्थ को उन्होंने एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो नहीं उस पे खरा उतर पाए। बिल्कुल। और अशोक वानखेड़े जी, ये हमने देखा भी, देखिए भले ही एक सियासी अलगाव 2023 में जरूर नजर आया हो, लेकिन उनके चाचा जो शरद पवार है, कभी भी इस अलगाव के बावजूद जो सियासी तौर पर था, मतभेद था, लेकिन वो कड़वाहट शब्दों में हमने कभी नहीं देखी। और अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे तो ये जो चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है वो हमेशा इसी तरह से याद की जाएगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहुंच चुके हैं शरद पवार से, वो मुलाकात कर रहे हैं। पूरा पवार जो परिवार है वो बहुत ज्यादा इस वक्त गमगीन है। कुमार कुंदन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। कुमार कुंदन, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और बहुत ही ये भावुक पल नजर आ रहा है। जरा बताइए आप। निश्चित रूप से अभी अब ठीक कब से 1 से 2 मिनट पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले शरद पवार से मुलाकात की और उसके साथ वो परिवारजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद भी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शरद पवार जी से बात की थी। और आज की बात करें तो आज जब अमित शाह आए हैं तो सबसे पहले वो शरद पवार से ही मिले हैं और उसके बाद परिवारजनों से वो मिल रहे हैं। तो एक तरह से कोalition पॉलिटिक्स की भी अगर बात करें तो जिस तरीके से हाल के वर्षों में अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया महाराष्ट्र की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को एक नया संबल मिला एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है, खास करके अगर हम कोalition गवर्नमेंट की बात करें। और जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, अब मैं एक बार चीज़ दिखाना चाहूँगा तस्वीर में कि अंतिम जो रिचुअल्स है वो अब शुरू हो रहा है और उनके दोनों बेटे और पूरे परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं सब पहुंच चुके हैं और अब मतलब मुखाग्नि देने से पहले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो इससे पहले
मैं आपको बता रहा था जैसा कि 11 बजे जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ चुके थे और आने के बाद वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे कि विद्या प्रतिष्ठान में, जहाँ पे कि उनका अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। और इसी बीच वो वहाँ पे शरद पवार से मिले और उनके परिवार वालों से मिलकर वहीं पे अमित शाह भी बैठे हुए हैं। और जो पूरा की पूरी प्रक्रिया है, जो अंतिम प्रक्रिया है, वो एक बार से चल रही है। तो अब जिस पल का जो भी व्यक्ति है उसका जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अब कह सकते हैं कि एक अंतिम पड़ाव है। इस पड़ाव के बाद अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुखाग्नि देने की प्रक्रिया रह जाती है, जो कि उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से निःशब्द है पूरा का पूरा इलाका। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर आम लोगों की दिखाना चाहूँगा समीर। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही मुझे नज़र आ रहे हैं। दूर से जो लोग हैं वो ट्रक पे बैठे हुए हैं और इसके अलावा जहाँ भी जिसको जगह मिल रही है वो भी, और अजीत दादा अमर रहे, अजीत पवार, और इस तरीके से करके अलग अलग यहाँ पे नारे लग रहे हैं और वो नारे बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा पॉपुलर थे अजीत पवार उन लोगों के बीच में। तो जो बुनियादी काम है, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनसे लेकर क्षेत्र का विकास और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पूछ, वो जो सबसे महत्वपूर्ण थे, वो यहाँ पे हमारा नेता कैसा हो, अजीत दादा जैसा हो, इस तरीके के नारेबाजी यहाँ पे हो रही है उनके लिए। और जो दोनों तरफ इलाका है, मैं आपको पूरा एक बार मैदान की भी दृश्य दिखाना चाहूँगा। लेफ्ट राइट किसी साइड भी चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, यह तस्वीर बता रही है कि कितना जो है विशेष लगाव था अपने नेता के साथ। लोग उनको बारामती का राजा भी कहते थे और आज राजा की अंतिम सवारी निकली है। उस अंतिम सवारी में सब लोग शरीक हो रहे हैं और उस जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिस जगह को उन लोगों ने मिलकर बनाया, विद्या प्रतिष्ठान, एक ऐसी जगह जहाँ से उनकी इच्छा थी कि बड़े बच्चे पढ़ के निकले हायर एजुकेशन में। मैं आपको बताऊँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी इनको जाना जाता है इस जगह को, कि महाराष्ट्र की में एजुकेशनल सिस्टम जितना भी है उसमें अगर कहीं कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक विद्या प्रतिष्ठान में भी आती है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले AI का यहाँ पे सारा कोर्स और तमाम तरह की चीज़ें शुरू की गई। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात यह इंगित करता है कि कितना ज़्यादा जो है पूरा का पूरा इलाके में डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो या फिर कल्चरल डेवलपमेंट हो या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ों पे इनकी नज़र थी और ख़ुद से सब कुछ हैंडल करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोगों से व्यक्तिगत कनेक्ट, पर्सनल कनेक्ट जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा था। नाम से जानते थे। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में समीर यहाँ आया भी था और मैं उनसे मिला भी था। मुझे सुबह 5:30 बजे का उन्होंने वक्त दिया था और वहाँ आके फिर उन्होंने बात और तमाम तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है बताती है कि एक नेता समय को लेकर कितना पंक्चुअल था, एक नेता अपने वादों को लेकर कितना पंक्चुअल था और अपने ज़बान को लेकर कितना पंक्चुअल था। जो बात कहते थे वो बात कहते थे। मुझे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि एक बार मैं जब 90 के दशक की कहानी बताई कि मैं किसी नेता से मिलने गया और वो नेता पत्रकार से मिलकर 20 मिनट तक बात करता रह गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं कभी भी किसी कार्यकर्ताओं को इंतज़ार नहीं करवाता और पत्रकार को नियत समय देता हूँ, इतने बजे आना है और इतने बजे मुझे उससे मिलना है। तो ये सारी चीज़ें जो पंक्चुअलिटी की बात थी वो उनमें ज़बरदस्त थी और वो पंक्चुअलिटी ही कहीं ना कहीं उनको समय का जिसने मोल समझ लिया, उस कहते हैं कि उसका जीवन सबसे ज़्यादा सफल होता है। और आज जो उनके क्रीमेशन में इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये उनकी सफलता की निशानी है कि एक बड़ा हुजूम और सिर्फ बारामती से ही नहीं, महाराष्ट्र के सभी इलाकों से, हम सुबह से कई सारे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उनका सबका कोई अमरावती से आ रहा है, कोई विदर्भ के इलाके से आ रहा है, तो अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं। और मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ समीर, वो है शांति और एक तरह से कह सकते हैं कि सद्भाव के साथ जिस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि भीड़ भाड़ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन वेल डिसिप्लिन तरीके से लोग यहाँ बैठ के अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं, अपने राजा को अंतिम विदाई दे रहे हैं।